गुड आफ्टरनून सभी को। तो हमारे ग्रुप का क्वेश्चन था कि क्या पेड़ों में संवेदनाएं होती हैं या नहीं। हमारे ग्रुप में जब चर्चा के लिए बैठे तो हम ये उत्सुक थे ये जानने के लिए कि जिस तरह से मानव और बाकी जीव जंतुओं में संवेदनाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्या पेड़ों में भी ऐसी संवेदनाएं देखने को मिल सकती हैं या नहीं, या कैसा है क्या। फिर इनिशियली तो ये लगता था कि बिल्कुल जो भी अनुभव सुनने को मिले हैं कि जैसे छुई मुई का है या सूरजमुखी का है, दूसरे कुछ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि म्यूजिक को सुन के थोड़ा बहुत कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेस को सुनते हैं ऐसा लगता है कि वो भी संवेदनाएं दिखाते हैं। बट फिर बहुत सारे सजेशन आए, जब ग्रुप के सामने बात आई तो बहुत सारे सजेशन आए, कुछ पढ़ने को भी मिला और कुछ पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि संवेदनाएं जिस तरह से हमें देखने को मिलती हैं शायद वो उस तरीके से नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। जो जीव जंतुओं में है या मानव में है उसमें जो तंत्रिका तंत्र है या फिर जो भी उनका न्यूरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है और प्लांट्स में वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो सेंसेस को हम जो है इस तरह से देख नहीं सकते कि वो हमसे कम है या ज़्यादा है, हमारी तरह से देख के प्रोसेस कर पाता है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि कुछ फंडामेंटल चीज़ों को जो हमारे सेंसेस होते हैं उनसे वो परसीव करते हैं और उनको वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स में ऑर्गन्स है तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया भी करते हैं और अंतःक्रिया भी वो समझते हैं कि कुछ प्रोसेस जो सेंसेस को समझ कर के डर लग रहा है, खुशी हो रही है, सेफ फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो भी चीज़ों को हम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो प्लांट्स का जब समझ में आ गया कि बेसिक सेंसेस हैं तो हमने देखने की कोशिश की कि हमारे आसपास क्या है जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, जो उनकी चीज़ें हैं। जैसे लाइट को अगर हम में जो भी फंडामेंटल सेंसेस है उनसे क्या कर सकते हैं, तो वैसे ही प्लांट्स का क्या कर सकते हैं। तो लाइट्स को, मिट्टी को या ऐसी कुछ बेसिक चीज़ों को कर सकते हैं रिस्पॉन्स, उसको देखना समझना, या फिर जो सीड जनरेशन होता है तो उसकी जो कंडीशन को चेक कर सकते हैं ये। तो कुछ लिटरेचर के साथ हमें जो है अपनी बाल वैज्ञानिकी मिली और उसमें तो प्रॉपर चैप्टर भी मिला, हमें एक सेक्शन मिला जिसमें कुछ गतिविधियाँ वहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब थी कि आप इन चीज़ों को करके देख सकते हैं। तो हमने दो सेटअप बनाए जहाँ पे हम ये प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और मिट्टी के प्रति कैसे वो संवेदनशीलता है इस चीज़ को चेक करने के लिए, और बीज अंकुरण के समय जो उनकी आइडियल कंडीशन होती है कि जो उनको हवा, पानी, प्रकाश और पानी की जरूरत है वो मिल पाता है, जिसके लिए हमने ये सेटअप बनाया। तो ये हमारे सेटअप हैं यहाँ पर। तो एक में तो हमने सीधे मिट्टी डाल के, कल मिट्टी डाल के पानी ग्राउंड से ला के मूंग की दाल इसमें डाली, मूंग दाल किया, क्योंकि मूंग को हमने इसलिए चुना क्योंकि उसमें अंकुरण ज़्यादा फास्ट होता है और समझ में आ जाएगा जितना पास हमारे पास टाइम था। तो इसमें दो सेटअप बनाए, दोनों में ही मूंग की दाल को डाला हमने, कुछ जो है बीज हमने उल्टी भी डाले रेड रंग करके, और एक मूंग की दाल की बॉक्स को हमने इस तरह से ब्लैक बॉक्स से कवर कर दिया। अनुमान ये था कि अगर प्रकाश के प्रति संवेदनशील होंगे और इनको हम इसी जगह पर रखेंगे तो जो भी आपको जर्मिनेशन होने के बाद जिस तरफ प्रकाश होगा उस तरफ इनका झुकाव समझ में आना चाहिए, और इनकी जो जड़ें हैं थोड़ी दिख रही हैं, अगर ऊपर की तरफ है तो मूल की तरफ, मिट्टी की तरफ ही जानी चाहिए, ऊपर नहीं है। इस वाले एक सेटअप में दूसरे में हमने 3 कागज़ के संकोचार बनाकर उसमें मूंग के दाने कुछ रखे हुए हैं, एक पानी के अंदर पूरा भीगा हुआ है, एक पूरा हवा में है, और एक सिर्फ एक किनारे पे थोड़ा सा टच करता है जहाँ पे उसे जितनी मात्रा में आर्द्रता चाहिए या नमी चाहिए वो और हवा पानी मिल रहा है। तो 3 दिन के लगातार हमने देखने के बाद पहले दूसरे दिन से ही थोड़ा थोड़ा अंकुरण देखने के समझ में आने लग गया था। तो कुछ दाने मूंग के जिसमें हमें इस खुले वाले में दिख रहे थे तो ऊपर से निकल के वो मिट्टी की तरफ ही जा रहे थे, ये समझ में आया। तो अभी आपके सामने फाइनल है यहाँ पे, तो फाइनल दिन मतलब आज हमने देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आता है। तो हमने इसे एक बंद कमरे में हल्का सा और एक दरवाजे से जिधर रोशनी जाती है उधर रखा हुआ था। अगर आप ऊपर गए हैं तो ऊपर बैठने वाला रूम है वहाँ पर रखा है इसे। तो वो हाँ, ये सेकेंड डे का हमारा ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आपको। तो जिधर से प्रकाश आ रहा था वहाँ से हमें जो जिस तरह से ग्रोथ हुआ तो जो भी ये अंकुरण हो पाया था और जितने भी हो पाए थे ये सब दरवाजे की जिस तरफ प्रकाश है उसी तरफ ये झुकाव समझ में आया। दरवाजा इधर ही था तो ये वाला भी अंकुरण इधर था, इसको भी ऐसे ही घुमा के रखा था, सिर्फ इसी विंडो से इसके पास रोशनी जा रही थी और हवा जा रही थी, तो जो भी अंकुरण हो ये प्रॉपर दिखते थे, इसी से बाहर आ रहे थे पूरा सा। तो इससे हमने ये अपना जो भी डिस्कस या निकालने की कोशिश की आपस में बातचीत करके, तो ये समझ में आया कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और जिधर से भी प्रकाश आ रहा है ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, जहाँ से उनको समझ में आ रहा है उस तरफ उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, ये एक समझ में। मिट्टी की तरफ भी जो उनका जो जड़ वाला हिस्सा है वो ऊपर जो बीज थे उसकी तरफ भी मिट्टी की तरफ ही गया, उनकी मिट्टी का जहाँ भी सेंस है वो उसकी तरफ वो।
इस वाले दूसरे सेटअप में जो हमारा रिजल्ट देखने को मिला था, तो जो नीचे एकदम पानी में डूबा हुआ है उसमें अंकुरण नहीं समझ आ रहा है, और जो ऊपर है उसमें भी अंकुरण नहीं दिख रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा टच है उसमें हमें अंकुरण दिख रहा है और वो प्रॉपर थोड़े थोड़े उसमें आ रहे हैं। हालांकि उस तरह की ग्रोथ यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो हमें जो हमारे दोनों अनुमान थे वो यहाँ पे इस तरह से हमने अपने वैज्ञानिक टेम्परामेंट को या रिस्क को यहाँ पे रखते हुए सेटअप बनाया था, और तुलना करके जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जो हमारे ये प्लांट्स हैं ये प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं, और मिट्टी जो अपने आसपास थोड़ा सा इन्वायरमेंट में इसमें इस केस में था उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। पानी या नमी जिस तरह की उनकी चाहिए, अगर बहुत अधिक हो जाता है तब भी वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर कमी रहती है तो भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो उनके लिए अनुकूल होता है जो उसी में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और अपनी ग्रोथ को जो भी जितनी भी हो पाती है। तो ये हमारे अनुमान से प्रयोग तो बहुत सुंदर है, पर ये बीच वाले से ये कैसे पता चला कि वो प्रकाश की तरफ डॉक्टर से हवा को मिल रही है, बाकी जगह हवा नहीं मिलती। तो वैज्ञानिक टेम्परामेंट ये रहेगा कि आप हवा और प्रकाश के बीच में फैसला करें कैसे करें, मतलब वो संवेदनशीलता प्रकाश के प्रति है या हवा का, क्योंकि वो खिड़की दोनों चीज दे रहे हैं। ये हवा का हमारी चर्चा में एक्चुअली हमने इसकी सोचा नहीं था, पर जैसे आपने ये बोला तो कनेक्ट हो रहा है कि हवा भी तो उसमें से ही आ रही है, और उसका हम उसको नज़रअंदाज हमारी बातचीत में नहीं ला पा रहे हैं, तो सही है, उसको भी हम बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी आपका क्वेश्चन सुनते ही मुझे दिमाग में आ रहा है कि शायद एक सेटअप और बनाना चाहिए था जिसमें शायद कुछ और छेद करनी चाहिए, तो अगर प्लास्टिक लगा देनी चाहिए, तो शायद कुछ और बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अपने शरीर में जैसे हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट के शरीर में भी हार्मोन्स होते हैं, उनको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। फाइटो हार्मोन्स, और फाइटो हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सिन्स है, जिबरलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, चार और भी है। तो वो जो अभी आप बदल देख रहे हैं ना, तो उसको अनुकूल परिस्थिति में पानी और न्यूट्रिएंट्स और उसको प्रकाश मिल गया और परिस्थिति अच्छी है, तो उसमें ऑक्सीजन क्रिएशन चालू होता है, निर्माण चालू होता है, और ऑक्सीजन का असर दिखता है कि जो पानी की तरफ जाएंगे वो हाइड्रोट्रॉपिक रूट्स क्या करेंगे कि पानी ढूंढते हुए नीचे जाएंगे, तो हाइड्रोट्रॉपिक और एलिमेंट जो अपना न्यूट्रिएंट चाहिए वो लेने के लिए उसको कीमोट्रॉपिक कहते हैं। दूसरा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए और उसमें ऊर्जा एनर्जी निर्माण करने के लिए, फूड बनाने के लिए उसको फाइटो वेव होना चाहिए, प्रकाश की क्रिया होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो यानी प्रकाश है, तो लेने के लिए वो ऊपर की तरह जाएंगे, दो है। और दूसरा भी एक असर होता है कि अपने अर्थ में जो ग्रेविटेशन है उसको जियोट्रॉपिकल कहते हैं। नहीं, वो अभी समझा रहा हूँ, एक बात रह गई ना उसमें, तो एक ही बात उससे जोड़ संस्कार मिले, संस्कार वीडियो भी चल रहा है। ये कोशिश की गई कि कक्षा 6 की बाल वैज्ञानिक को हम आपके सामने जीवन प्रस्तुत करने का हम लोगों ने प्रयास किया। पिछले दिनों जो बातचीत हो रही थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कौशल, किस तरह से हम किसी छोटे से प्रयोग को कर सकते हैं। तो जब बाल वैज्ञानिक आई थी और बच्चों के साथ इसका प्रयोग किया जाता था, तो हम लोग देखते थे कि बड़ी होड़ लगती थी बच्चों में कैसे कैसे, और विशेषकर ये खिड़की अगर आप इसके पास आकर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसको हमने बिल्कुल स्टेबल कर रखा था जहाँ ये रखा था। ये जो पौधे निकले हैं वो सब उस खिड़की से बाहर आए।
तो इसको बनाने का कौशल, इसके बारे में विचार करने का कौशल और तुलना की जो बात हुई है कि ये अलग अलग दिशा में जा रही है और ये अलग ही दोनों एक साथ रखे हुए थे वहाँ पर अच्छा पता नहीं। तो ये जो अवधारणा है कि कैसे लगता बहुत है कि अरे इतना छोटा सा प्रयोग है बाल वैज्ञानिक में, क्या ये प्रकाश के प्रति सच में संवेदनशीलता को दिखा रहा या नहीं दिखा रहा, तो लोग नहीं करना चाहिए। पर जब बच्चों के साथ किया और इस तरह की उन्होंने खुद देखा कि जो वैज्ञानिक अवधारणा है या जो कौशल है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको विज्ञान सीखने में, विज्ञान के तर्कों को खोजने में, आपकी तार्किक क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इन बच्चों को मैंने केवल निर्देश दिए, हमने किताब पढ़ी और इन लोगों ने इस सेटअप को बनाकर लगाया और हमने कोशिश की है कि हम एक छोटा सा बाल वैज्ञानिक का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर Thank you. Next group, please. ये साइड में रहेंगे सारे जो भी लोगों ने यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में जो सामान यूज़ कर रहे हैं उसको आप अभी एकदम डिस्मेंटल मत कीजिए। लंच टाइम पे कोई देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नमस्ते सभी को। हमारा सवाल भी संवेदनशीलता वाले के पेड़ पौधे में संवेदनशीलता होती है कि नहीं, तो हम लोगों ने कुछ प्रयोग करके देखे हैं, तो किसी कोशिश से तो देखते हैं। पेड़ों में संवेदना होती है या नहीं, इसकी खोज करने के लिए हमने ये सेटअप बनाया है। हमने क्या किया इतना बताऊंगा, आगे टाइम का देखते हुए क्या किया हमने। आपको पता है कि बीज, पेड़ को विकसित करने के लिए बीज की बहुत ज़रूरत है। हमने क्या किया, पहले इसमें 3 बीज मैं निकाल के दिखाता हूँ। एक पूरे पानी में, दूसरों को आधा पानी और आधा भार, और तीसरा हवा में, ऐसा रख दिया। 4 दिन आकाश ने बहुत मेहनत की है इसके बारे में, और 4 दिन के बाद हम देख रहे हैं जो पूरे पानी में है वो वैसा ही है, उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं है। जो बीच में है आधा पानी और आधा भार, उसमें से नोट्स बाहर आते दिख रहे हैं। जो हवा में है वो वैसा ही है। इसका मतलब यह है कि ऊपर जो कवर होता है वो कवर कौन सा है, अगर वो पानी में भीग गया तो विकसन चालू हो जाएगा। यहाँ सवाल ये होता है, माटी में उसका विकसन होता है या पानी में होता है? या हम तीनों देख लो, पूरे पानी में डाल दो तो इसका पेड़ विकसित नहीं होगा। इसका मतलब ये है, पूरा जमीन पे रख दो, 10 फुट जमीन पे रख दो, 10 फुट नीचे, तो भी वो विकसित नहीं होगा। हवा में भी ये विकसित नहीं होगा। यानी कि जमीन, माटी और पानी में से ज़्यादा जरूरत है पानी की। थोड़ा सा इसका ये एक्सपेरिमेंट है। आगे चलता हूँ मैं, देखा ये काम अलग तरीके से इसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया था। हमने ये जो बीज है अलग अलग, कई बीज हमने आड़े रख दिए, कहीं नीचे, कहीं तिरछे रख दिए और देख लिया इसमें क्या होता है। थोड़ा सा और समय चाहिए, तो ऊपर की जो बीज है उसके जो कवर्स है वो कवर्स कहीं 1 साल भी लग जाता है। कई बीजों को विकसित होने के लिए 1 साल भी लग जाता है। यहाँ देखिए मूंगफली, यहाँ आपको दिखाई देता होगा कि जो आड़े हैं उसमें से 2 जड़ें बाहर आ रही है। एक जड़ पत्ते की है, वो अगर वो नीचे का डायरेक्शन हुआ तो फिर भी घूम कर ऊपर जा रही है, और एक जो रूट्स की है वो भी अलग अलग एंगल में रखने पर भी
वो नीचे की तरफ ही जा रही है। ये एक्सपेरिमेंट हमने कैसा किया, आप अभी किसी ने पूछा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक काला कार्डशीट पेपर बीच में डाल दिया और कार्डशीट और ग्लास के बीच में ये बीज लगा दिए। इसको पानी की जरूरत है, तो पानी के लिए हमने क्या किया, जो पेपर्स है पेपर इसमें भिगो कर डाल दिया और इसका विकसन चालू हो गया। ये बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कि इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट हमें दिखाई दिया। इसमें हमें संवेदनशीलता ही दिख दी। दूसरी बात यह है, जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और न्यूट्रिएंट्स माँ के, मराठी में वो बेबी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वहाँ से मिलती है, नाभि, वहाँ से मिलती है। लेकिन एक आध मूंगफली है, फली को कहाँ से मिलती है? आपको पता है, वहाँ जो बीजों की रचना होती है बहुत सुंदर होती है। भेंडी ले लो, मूंगफली ले लो, उसमें रचना इतनी सुंदर और उनका आकार होता है। उनको कहाँ से मिलती है? उनके पीछे एक नोट्स होता है, हर बीज के पीछे एक नोट्स होता है, और उन नोट्स में से वो जो ऊपर का कवर होता है, कवर में से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं। ये भी हमने देख लिया। ये वाला बॉक्स वाला, इसको भी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। पहले आकाश ने खाली ग्लास में ही बीज डाल के रख दिया, हमें भी आश्चर्य हुआ कि हम सोच रहे थे कि सीधे चले जाएंगे, लेकिन जब हम 3-4 दिन के बाद देखे तो इसकी डायरेक्शन सूर्य की ओर गई हुई थी। इसका मतलब है कि पेड़ों में भी संवेदना होती है। आपको मौका मिलना चाहिए। इसको भी हमने सबसे पहले डिब्बे को पूरा पैक कर दिया और इसमें 2 होल करा जहाँ से सूर्य की किरण या प्रकाश जाए। तो हमने देखा, अभी भी हमने भी देखा है, लग रहा है कि वो जिस तरफ से सूर्य की किरण आ रही है उस तरफ वो जो निकल रहा है पौधा उसी तरफ वो निकला है। जैसे हमने उसमें भी देखा था, जिस तरफ सूर्य की किरण आ रही है वो इधर झुका हुआ, और इसमें भी देख रहे हैं हम कि ये बॉक्स के अंदर तो कहीं भी जा सकता था, लेकिन जहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है वहीं से वो निकला। तो इससे भी हमने ये देखा कि पेड़ पौधे में संवेदनशीलता होती है या कुछ प्रतिक्रिया होती है जो सूर्य की किरणें। तो अंधेरे वाला जो हाँ, बस एक चीज़ ऐड करनी थी। जो अंधेरे वाला सेटअप भी था उसमें आप ये वाला जो देखेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन यही रही कि वो पूरे अंधेरे में रखा होता फिर भी काफ़ी विकसित हुआ है और ऊपर की तरफ बहुत लंबा जा रहा है, और इसके तने के कलर में भी हम लोग थोड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग को लगा, मतलब भले ही उस ग्रोथ नहीं हो रही है ऐसा नहीं कहेंगे, पर किस तरीके से वो मूवमेंट कहाँ पे कर रहा है हम इसको ही ऑब्जर्व करना चाह रहे थे। और भी कई अलग अलग सेटअप रहे, साउंड से रिलेटेड भी थे, पर उसमें बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए तो उसके बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। पर सर, ये सारे एक्सपेरिमेंट से एक निष्कर्ष ये निकला है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी संवेदना, उनको ग्रोथ करने के लिए जो कंपोनेंट जरूरी होते हैं, जैसे प्रकाश जरूरी है भोजन बनाने के लिए, हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, न्यूट्रिएंट जरूरी है, तो जो चीज़ें जरूरी होती हैं उनके प्रति वो अपनी संवेदना दिखाते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, तो जो चीज़ें हमें ग्रोथ करने के लिए चाहिए होती है उसके प्रति हम भी संवेदनशील दिखाते हैं। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाने की तरफ जाते हैं, प्यास लगती है पानी की तरफ जाते हैं, अगर हमको मान लो बारिश गिरी हुई तो हम प्रोटेक्शन के लिए घर में आते हैं। तो हम लोग अपनी संवेदना उन चीज़ों के प्रति दिखाते हैं जो हमें ग्रोथ करने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए लगती हैं। उसी प्रकार से पौधे जो होते हैं वो भी अपनी संवेदना इन सारी चीज़ों के प्रति दिखाते हैं। इससे ये निष्कर्ष हम लोगों को मिला है। लास्ट एक दिखा दो क्या किया, लास्ट एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा 2 दिन इसको लगना चाहिए। हमने क्या कर दिया था, थोड़ा सा माफ़ कर दो, मैंने हेमंत सर से मुझे बॉटल चाहिए थी, और हमारा दुर्भाग्य ये था, सौभाग्य, कि यहाँ कोई पीने वाला नहीं था। वो दारू की जो बोतल रहती है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सपेरिमेंट में कर दिया था कि वो बॉटल में अगर हम बीज
रख देंगे और इसे माफ कर दो, थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलना चाहिए, तो सीरियस नहीं चलना। तो ये बॉटल में मैंने और हमने आकाश ने मूंग के बीज रख दिए और उसमें पानी भर दिया, अरे टोपन पूरा पैक कर दी, पूरा पैक, और ये इसमें डालकर ये पैक कर दिया, इतना पैक कर दिया कि हवा इधर से न जाए। और 1-2 दिन बाद इसको देखेंगे, अंदर के जो बीज है उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी संवेदना होती है, कांच तोड़कर बाहर निकल आ जाते हैं। ये मैंने कर दिया था, आपने भी कर दो, बच्चों को भी ये क्यूरियोसिटी मिल जाएगी, आपको भी क्यूरियोसिटी मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीजों में संवेदना होती है, वो कांच को भी चीर कर बाहर आ जाते हैं, और 1-2 दिन देखना चाहिए इससे। ये एक एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया। दो एक सवाल। नहीं गीला नहीं करना, डायरेक्ट डालना, इतना टाइट करना है, पूरा सूखे बीज ही डालना है और उसके बाद पानी डालना है और उसके बाद पूरा टाइट करना है, गीला होना चाहिए, गीला होना चाहिए। ये करता ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। काफी बार आकाश का नाम आया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों ने शायद ज़्यादा नहीं किया। तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो साउंड वाला है। स्टार्ट तो करें, तो आ जाइए, जल्दी से आइए, भागे। आपका कुछ सामान मुश्किल लग रहा है, पहली बात हुआ आप कुछ इसके बाद लाइट वाला ग्रुप है, और कौन सा बचा हुआ है? कोई ग्रुप बचा हुआ है क्या इसके बाद? इसके पहले अनाउंसमेंट है और 10, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हमारा जो ग्रुप है सबसे छोटा वाला ग्रुप है साउंड का, 3 दिन से परेशान हो रहे, कुछ आंसर मिले कुछ आंसर मिले नहीं। 3 दिन से 4 लोग परेशान हो। यस। जब कोई बोलता है, वक्ता या कोई लीडर या और कोई, तो वो जो साउंड होता है उसमें थोड़ा सा बिगाड़ होता है या फिर उसका सीटी बजता है, तो वो क्यों बजता है इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोच रहे थे कुछ चीज़ें। तो जिसमें हमें इको मिला जब हम फोन मिला रहे थे तब, और उसमें उसके ऊपर हम फिर चर्चा और उसमें कुछ खोजबीन किए। सभी जो साइंटिस्ट है उनसे मिले, खासकर भास सर से मिले, उनसे कुछ चीज़ें हमने ली। फिर कुछ किताबें हमने ढूंढी कि जिसमें ये इको के बारे में क्या क्या हो सकता है, जिसपे बहुत से सवाल हमने देखे, उसके आंसर्स मिले, कुछ नहीं मिले, वो भी आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। उसके बाद ध्वनि का सवाल और उसके कुछ जवाब जुटाने का प्रयास किया। उसमें सामग्री क्या क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इसके बारे में ध्वनि के तरंगों का जो अध्यारोपण है उसके बारे में कुछ हमने सोचा है। तो ग्राफ का भाषण हमें बहुत बड़ा इसमें मिला, तो कुछ ग्राफ भी करने का प्रयास किया है। उसमें व्यक्तिकरण है और कैसे कैसे प्रयोग है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में सर कुछ बताएंगे प्लीज।
एक्चुअली जब हम साउंड और स्पीकर को एक साथ लाते हैं सामने सामने तो बहुत बड़ी आवाज़ होती है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो उसका थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्यों होता है, और बाद में यूगल सर और बाकी हम मेरे साथी जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो माइक से जब हमारी साउंड एम्पलीफायर में जाती है, फिर वो मिक्सर में आती है और फिर स्पीकर से बाहर आती है। जब हम ये सामने सामने लाते हैं स्पीकर और माइक, तो स्पीकर से वही आवाज़ फिर से माइक में जाती है और फिर से वो हाई पिच होके फीडबैक लूप तैयार होता है और उससे वो आवाज़ बढ़ती है। अभी इसके पीछे का साइंस क्या है मैं युगल सर को हैंड ओवर करता हूँ बताने के लिए। अभी सर ने बताया कि जो आवाज़ जो आती है वो जो साउंड वेव्स जो है उनके कारण से आती है। कभी बहुत ज़्यादा सीधी सी भी आती है आवाज़ कहीं नहीं, तो उसका हमने जहाँ पढ़ा तो उसमें एक दो जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो तरंगें होती हैं उनमें अध्यारोपण हो जाता है, जिसके कारण से व्यतिकरण की घटना जो होती है। उसके कारण व्यतिकरण में क्या होता है कि जो ध्वनि की जो दो तरंगें हैं समान आवृत्ति की रहती हैं और आयाम भी उनमें समान रहता है। मतलब जो कि उनकी ध्वनि की आयाम मतलब उसकी ध्वनि कितनी तेज सुनाई देती है, जो आवाज़ तेज होती है, तो आयाम और ध्वनि की आवृत्ति दोनों समान होती है। और एक दिशा में जब चलती हैं तो किसी स्थिति में ऐसी आती हैं एक बिंदु पे कि उनका जो कहना चाहिए कि समान फेस में आ जाती है, समान कला में रहती है। और जब समान कला में रहती है तो उनका आयाम जितना दोनों अलग अलग वेव्स का रहता है वो बढ़ जाता है, मिल जाता है, मतलब जुड़ जाता है। जुड़ने के कारण से वो जो ध्वनि की आवाज़ है वो बढ़ जाती है। और कहीं ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कहते हैं उनकी समान कला की जगह विपरीत कला में होती है, तो वहाँ पर वो घट जाती है, जिसके कारण से आवाज़ और कम हो जाती है। तो जहाँ समान कला में रहती हैं तो वो कहना चाहिए उनका आयाम बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है जो सुनाई देती है। ये व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, मैं जैसे ये ध्वनि की एक तरंग है, ठीक है, और ये दूसरी दो तरंगें हैं जिस समान फेस में, ठीक है। तो इनके कारण से इसकी ये जो कहना चाहिए इसका आयाम जो है वो बढ़ गया, मतलब इसकी प्रबलता बढ़ गई है दोनों के योग होके। और विपरीत फेस में जो होती है तो ये विपरीत फेस में है जो दोनों, तो इनकी आयाम इनके डिफरेंस के बराबर हो गया, जिससे उनकी प्रबलता है कम हो जाती है, जिसके कारण से कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे सर ने बताया था कि बार बार आवाज़ ध्वनि जाती है इस स्पीकर से पास पास रहती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये गतिकरण का बात तो सीटी कसने की हो रही थी। आ रहे उसी पे सीटी कर लो, सिटी बजा रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप यदि देखेंगे तो इनकी जो ऑसिलेशन है 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा, यहाँ पे तो हमको वो सेम दिखती है, लेकिन इन ग्राफ्स में यदि आप देखेंगे तो समान अवधि के लिए ऑसिलेशंस जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो मिला के फ्रीक्वेंसी बदल रही है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स यदि एक दूसरे से मिलती हैं, कुछ होता है, उनका अध्यारोपण होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और आयाम में कुछ परिवर्तन होता है। हाँ, इसको हमने कुछ प्रयोग करके भी, हाँ, तो इस तरह का कुछ ग्राफ आपको दिखता है। यदि ये वेव्स आपस में सब कुछ मिल जाएंगी तो आखिरी नीचे में जो ग्राफ है उस तरह का फ्रीक्वेंसी और समय के साथ में हमको एक ग्राफ देखने को मिलता है, और जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं उसके आयाम को दिखाती है। और ये सारी चीज़ें जो गणितीय रूप में है वो हमको परिणाम जो है उसका बहुत तेज आवाज़ के रूप में मिलता है। सो कुछ ये अनीश और सचिन ने हमको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, फाइफॉक्स करके, और कुछ एक्सपेरिमेंट मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसके जो सेंसर्स हैं वो कैसे इन सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं, ये स्लाइड दिखाती है। तो नॉर्मली अभी जो साउंड है, अभी इस तरह वाला जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी तीव्रता, उसकी तीव्रता और समय का जो संबंध है कुछ इस तरह का दिखता है। लेकिन जैसे ही माइक के साथ में वो जो इको वाला जो प्रोसेस हो रही होती है, एकदम से तीव्रता बढ़ जा रही है। सो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है और हमको बहुत तेज तीखी आवाज़ वो सुनाई देती है।
सो ये तो आयाम के बारे में है। एक जो प्रयोग किया था उसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ कैसे दिखता है समय के साथ फ्रीक्वेंसी का, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हाँ, इसको कैसे